सबका ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन चल रहा था कल। मैंने कई दिनों से चल रहा है। इसमें जो आपका धारा न देकर पैरा दिया गया है, वहीं आपका बताया गया था कि यूपी एपीओ में 7 क्वेश्चन प्री में आते हैं पैरा से, और पैरा पढ़ना है 554। यानी कि ये एक तरह से समझिए कि 554 धाराएं हैं और क्वेश्चन आएंगे 7। यानी कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो आपका 354 पैरा में से कम 300 पैरा पढ़ना पड़ता है। 300 साढ़े 300, 300 पर्याप्त रहता है। तो ये जो पैरा हम बता रहे थे आपका, ये अध्याय 19 शुरू किया गया था। आपका भगोड़ा अपराधी या फरार अपराधी, या इसको आपका मफरूर अपराधी या उद्घोषित अपराधी, इसमें जो पैरा पढ़ना है, इधर से भाई क्वेश्चन लगातार आते हैं, सतर्क रहना है थोड़ा। पैरा आपका 215 से लेकर और आपका 222 तक इधर जो क्वेश्चन बना है, फिर एक बार देखिए। जहाँ तक भगोड़े अपराधी की बात है, आपका सबसे पहले ये जानना है कि भगोड़ा या फरार या उर्दू में मफरूर या उद्घोषित अपराधी किसे कहेंगे। एक तो परिभाषा पूछी गई है। तो आपका उद्घोषित अपराधी वह होगा जिसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 82 के तहत प्रोकुमुलेशन या उद्घोषणा या फरारी की घोषणा की गई है। तो ये आपका ये पूछा गया एपीओ में कि आपका फरार अपराधी को कहाँ परिभाषित किया गया है। ये आपका, तो आप मारेंगे पैरा नंबर 216। भाई 215 ना मारिएगा, तो अच्छे से लिखा है फरार अपराधी या आपका मफरूर अपराधी। ये पैरा पूछा गया है, किस पैरा में है? 216। फिर एक बार बैक होकर, भूमिका भाई काफ़ी चली थी, पहले 215 देखा जाए। देखिए अपराध 215 पैरा देखिए। अपराध करके भागे हुए व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एवं कुर्की, ये शुद्ध रूप से गवर्न होगा सीआरपीसी से आपका। फिर एक बार देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपराध करके फरार हो गया है तो न्यायालय उसके लिए पहले गिरफ्तारी का वारंट या गिरफ्तारी का परिपत्र जारी करेगा। अगर वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है तो न्यायालय उसके खिलाफ भगोड़ा होने की उद्घोषणा करेगा, और भगोड़े के बाद आपका उसकी चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश देगा। तो आपका पैरा 215 ये कहता है कि ये जो तीनों आदेश हैं, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट, कुर्की का आदेश, और नहीं उद्घोषणा और कुर्की का आदेश, पुलिस को चाहिए कि न्यायालय से ये शीघ्रता से मांगे और एक एक ही दिन में ये तीनों आदेश क्या करें, निकलवा लें। यानी कि सुबह आपका गिरफ्तारी का वारंट, दोपहर में फरारी की घोषणा करवा ले न्यायालय से, और आपका तीसरे पहर मैंने शाम आते आते कुर्की का क्या करा ले, आदेश, और जाकर रात में ही कुर्की कर ले शाम को। ये आपका दिशा निर्देश है। लेकिन व्यवहार में बहुत समय लग जाता है। लेकिन चाहिए कि बहुत तेजी से पुलिस और एपीओ साहब क्या करें काम। इसके बाद पैरा 216 आपका मफरूर अपराधी कौन होगा, तो बस एक लाइन में, जिस व्यक्ति के खिलाफ माने आपका जिस व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत क्या जारी की गई है, उद्घोषणा, उसी को हम क्या कहेंगे, फरार अपराध। ये पैरा याद रखिएगा, किस पैरा में भाई पूछा गया है, 216 में। अब पैरा 217 से भी पूछा गया है कि आपका कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है
कि मफरूर या फरार या भगोड़े अपराधी कितने वर्ग में बांटे गए हैं, उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है। तो दो याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। पहला भाग आप ए और दूसरा भाग बी, यानी कि क और ख। तो आपका फरार अपराधियों का कितना वर्ग होता है? दो, एक क और दूसरा ख। अब आपको सतर के अंदर से अगर पूछे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ग ए या क में कौन रखे जाएंगे और वर्ग ख में कौन रखे जाएंगे। देखिए आपका भगोड़े अपराधी दो वर्गों में विभाजित किए जाएंगे। दो वर्ग अंडरलाइन कर लिए, कई बार पूछा है। 2 3 4 1, तो कितना मारेंगे? 2। भगोड़े अपराधी दो वर्गों में विभाजित किए जाएंगे, क तथा ख। इंग्लिश में कहेंगे ए तथा बी। अगला देखिए, इसमें वर्ग क के अंतर्गत वे सभी अपराधी आएंगे जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्ववृत्त माने पूर्व चरित्र आपका संदेह की सभी संभावनाओं से परे प्रमाणित किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग ए में, यही याद रखिएगा, वर्ग क में कौन से फरार अपराधियों का नाम लिखा जाएगा जिनका नाम, निवास, जाति और पूर्व का इतिहास संदेह से परे साबित हो चुका है। यानी कि इनमें कोई संदेह नहीं है, यानी कि नाम भी क्लियर है, आपका निवास भी क्लियर है, किस जाति का है ये भी क्लियर कट है, कहीं संदेह नहीं है, और पूर्व में कितना अपराध कर चुका है ये सभी बातें मालूम है। तो ऐसे फरार अपराधियों को किस वर्ग में रखा जाएगा? ए। फिर याद रखिए ये भी क्वेश्चन, वर्ग क या ए में कौन से फरार अपराधी होंगे जिनका नाम, पता, जाति और पूर्व चरित्र ज्ञात हो कि अज्ञात? ज्ञात। संदेह से परे साबित हो गया हो, यानी कि इसमें कोई संदेह न हो। भाई थोड़ा शब्द घुमा कर लिखा है उसको। और दूसरा देखिए, वर्ग ख के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों का समावेश होगा जिनके वास्तविक नाम या निवास तथा पूर्व वृत्त सुनिश्चित नहीं किए गए हैं। यानी कि नाम क्या है या जात किस जात का है, पहले कितना अपराध कर चुका है ये क्लियर ही नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये निश्चित ही नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो ऐसे व्यक्ति आपका किस वर्ग में रखे जाएंगे? बी। तो फिर एक बार देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। वर्ग ए में जिनका नाम, पता इत्यादि निश्चित है वो रखे जाएंगे, और जिनका नाम, पता इत्यादि क्लियर ही नहीं है वह किस वर्ग में रखे जाएंगे? बी में। यही आपको दिमाग में बैठाना है। कितना वर्ग होगा? 2। पैरा कौन सा है? 217। अब आइए 218 भी पूछा जाता है। पुलिस थाने में भगोड़े अपराधियों का एक रजिस्टर होगा और उस रजिस्टर में जितने भगोड़े हैं, चाहे वर्ग क में आते हों या ख में, उनको दर्ज किया जाएगा। तो देखिए पैरा 218, प्रत्येक पुलिस थाने में फार्म संख्या 214। तो फार्म संख्या अब सब बताया गया है। अब फिर एक बार देखिए, एफआईआर का प्रारूप संख्या, फिर एनसीआर का याद रखना है, फिर जीडी सीडी का याद रखना है, और फिर आपका फरार अपराधियों को का जो नाम इत्यादि दर्ज रहेगा, दर्ज किया जाएगा, वह फार्म संख्या या उसका नमूना किस क्रम संख्या में दिया गया है। तो भाई अब 4 याद रखना है एक साथ। तो बताइए, बताया तो गया था ना। एफआईआर का कितना है? 341। एनसीआर का 347 और सीडी का 342 और आपका फरार अपराधी का 214।
यानी कि अब 4 एक साथ याद रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ। यानी कि फार्म संख्या मतलब नमूना हुआ, एक मॉडल दिया गया है, तो एफआईआर किस मॉडल में दर्ज होगा, ये मॉडल जो सरकार ने बनाया है वह कौन सा किस क्रम का मॉडल है, उसका क्रम संख्या कौन है, सीरियल नंबर कौन है, या फार्म संख्या कहा जाता है, या आपका नमूना नंबर। तो एफआईआर का नमूना नंबर कौन है ये भी पूछा जाता है यार। 341 एनसीआर का आपका 347 केस डायरी या सीडी में बताया था कितना 342, और फरार अपराधियों का जो वर्ग होगा वो भी लिखा जाएगा। तो एक और नमूना मिला कौन सा 214। यही मत एक साथ हम लास्ट जब करेंगे तो ये सब एक साथ कुछ जगह लिखवाया जाएगा सभी नमूने। आगे देखिए, प्रत्येक पुलिस थाने में फार्म संख्या 214 में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों मामलों के सभी भगोड़ों के अपराधियों का नाम तथा पूर्व विवरण लिखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि ये तो प्रारूप संख्या हो गया, इसी में आपका एक रजिस्टर रहेगा, उस रजिस्टर में चाहे संज्ञेय अपराध करके भागा हो या असंज्ञेय अपराध करके भागा हो, दोनों अपराधियों का क्या दर्ज रहेगा, नाम। तो हो सकता है पूछ ले अगला क्वेश्चन मॉडल कि फरार रजिस्टर में किस फरार अपराधी व्यक्ति का नाम रहता है, जो संज्ञेय अपराध करके फरार हुआ हो, जो असंज्ञेय अपराध करके फरार हुआ हो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या महर्जी मारेंगे अब दोनों। संज्ञेय अपराध मैं बता चुका हूँ गंभीर अपराध, और असंज्ञेय मतलब साधारण। इंग्लिश में संज्ञेय को कहते हैं कॉग्निजेबल और असंज्ञेय को कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल। अगला देखिए आपका भी, और वर्ग क और ख के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को अलग अलग दिखाया जाएगा। तो फिर एक बार कवर करिए, वर्ग ए में या वर्ग क में कौन व्यक्ति आएंगे जिनका नाम पता निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित। और वर्ग बी में कौन आएंगे जिनका नाम पता अनिश्चित। तो आपका यानी कि वर्ग क और वर्ग ख में आने वाले जो व्यक्ति हैं, आपका उनका नाम इत्यादि एक में समाहित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस रजिस्टर पर पृथक पृथक लिखा जाएगा, यानी कि मिक्स कर दीजिए। क्या लिखा जाएगा, अलग अलग। अगला शब्द देखिए, वर्ग क के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक भगोड़ा अपराधी प्रत्येक थाने में उस रजिस्टर के अंतर्गत दिखाया जाएगा जिसमें उसकी पत्नी, पिता, माता, पुत्र, भाई अथवा बहन रहती है, तथा पुलिस थाने के रजिस्टरों 1 जिसमें वह स्वयं रहता है, जिसमें वह अपराध जिसके लिए वह चाहा गया है कारित किया है। यह जिले के अधीक्षक का कर्तव्य है जिसमें ये कर्तव्य है जिसमें अपराध कारित किया गया है कि दूसरे जिले के अधीक्षकों को सूचित करे, जिसमें निवास स्थान अथवा संबंध के कारण अपराधी को रजिस्टर्ड होना चाहिए था, और उन अधीक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसी सूचना पाने पर अपने जिलों के भगोड़े अपराधियों का नाम रजिस्टर्ड कर लें। वर्ग ख के अंतर्गत आने वाले अपराधियों का केवल उस थाने में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है जहां अपराधी जिससे वे संबंधित हैं सुपुर्द किए गए थे। इसका मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर एक लाइन में 2 लाइन में इसका मतलब निकालना है कि जो अपराधी वर्ग ए में आ जाते हैं, आपका जहां उनका निवास है उस अगर दूसरे ज़िले में है तो वहां भी
आपका उनको भेजा जाएगा। फिर एक बार देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और वह आपका बनारस में उसका निवास है, नाम पता जाति और इत्यादि आपका स्पष्ट है। ए ने प्रयागराज में अपराध किया और अपराध करके भाग गया है, तो प्रयागराज के जिस थाने के अंतर्गत उसका मामला आता है, उस थाने में आपका वह नाम पता चूंकि ज्ञात है, तो ऐसी दशा में उस थाने में जो वर्ग क का रजिस्टर है, उसमें उसका नाम दर्ज किया जाएगा। क्योंकि उसका निवास या उसके भाई बहन इत्यादि कहाँ रहते हैं, बनारस में, तो यहाँ की एसपी द्वारा बनारस के एसपी को आपका सूचित किया जाएगा कि ये फरार अपराधी हैं, आपके ज़िले का रहने वाला है, अतः आप भी उसके निवास स्थान के अंदर वाले ज़िले में फरार अपराधी के रूप में इसका क्या दर्ज कराइए, नाम, ताकि वहाँ भी आए तो पुलिस वहाँ क्या कर सके, सर्च कर सके, पकड़ सके। भाई नाम रहेगा तभी तो किनका नाम आपका जहाँ अपराध किया है और जहाँ निवास करता है, दोनों थानों में रहेगा या दोनों जिलों के रजिस्टर में रहेगा, तो कौन से अपराधी जो वर्ग ए में आते हैं कि बी में, ए में, और बी का तो नाम पता इत्यादि ज्ञात ही नहीं है, तो उनका रिकॉर्ड केवल उस थाने में ही रखा जाएगा जिस थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे क्या किए थे, अपराध। तो वर्ग ए वालों का ही भेजा जाएगा भाई। अगला, इस रजिस्टर का स्तंभ 17 आपका सामयिक रखा जाना चाहिए, अद्यतन यानी कि करंट में रखा जाना चाहिए, और थाने के भार साधक अधिकारी को, अधीक्षक को जब कभी भगोड़े अपराधी का संबंधी या सहचर अपना नाम बदलता हो, सूचना देनी चाहिए। ये छोड़ दीजिए, सूचना उतना नहीं। अब आइए आपका लोक अभियोजक द्वारा पैरा 219 आइए। पैरा 219 भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका 220 ज़्यादा पूछा जाता है, फिर 221 भी पूछा जाता है, इसके बाद 222, यानी कि सभी पैरा इधर आपका पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी पैरा छोड़िएगा ना इस चैप्टर का। देखिए पैरा 219 भाई, लोक अभियोजक द्वारा मुख्यालय पर भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर रखा जाना। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताया गया था भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक मतलब सरकारी अधिवक्ता, यानी कि न्यायाधीश के न्यायालय में जो सरकारी अधिवक्ता कचहरी में है, माने आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनका कर्तव्य है कि वह भी एक रजिस्टर रखें जिसमें कि जितने फरार अपराधी हैं उनका क्या रखें, लिस्ट। ये किसका ये भी कर्तव्य है, थाने पर तो रखा ही जाएगा, सरकारी वकील का भी क्या है, कर्तव्य। यानी कि आपका सरकार, एक लाइन में, कि क्या सरकारी वकील का या लोक अभियोजक का भी कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर रखे। हाँ, किस पैरा में, 219, बस एक लाइन जानना है। अब आपका डिटेल में जो पढ़ना है वह पैरा 220 पढ़ना है, और आपका पूछा भी जाता है। बैठिए, देखिए आपका 220 भाई अच्छे से देखिए, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने का पुलिस अधीक्षक का अधिकार। देखिए, पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित किसी कारण से आदेश दे सकता है कि भगोड़े अपराधियों का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाए। तो कब रजिस्टर से भगोड़े अपराधियों का नाम निकाला जाता है, इसके लिए आपका अच्छे से देखना है। आइए देखा जाए भाई, आपका पहले थाने में एक रजिस्टर बनाइए। भाई थाने में एक रजिस्टर रखा गया,
उसमें आपका दो माने भाई दो वर्ग हो गए, वर्ग ए और वर्ग बी। ठीक। इस रजिस्टर में जितने फरार अपराधी हैं, यानी कि जितने लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की 21 धारा के तहत 82 के तहत क्या जारी हुआ है, उद्घोषणा, सबका क्या रहेगा, नाम। वर्ग ए में जिनका नाम पता ज्ञात है उनका नाम, और वर्ग बी में जिनका ज्ञात नहीं। अब आपका 220 ये देखना है कि भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकलवाना है। यानी कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और इसका नाम इस रजिस्टर में है, तो कब इसका नाम इस रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो आपका कब काटा जाएगा और किसके आदेश से काटा जाएगा। तो पहला ये है कि कौन आदेशित करेगा, तो इनका नाम इस रजिस्टर से काटा जाएगा 220 के तहत पैरा। तो याद रखिए कौन यहाँ लिखा गया है, डीएम लिखा गया है कि एसपी साहब, एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक। अब अगला टेक्निकल अभी क्वेश्चन बचा है। पहला तो ये मिला कि भगोड़े अपराधियों का नाम किसके आदेश से निकाला जाएगा रजिस्टर से, पैरा 220 में याद रखिएगा, तो एसपी या पुलिस अधीक्षक। अब आपका भगोड़े अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का आदेश एसपी साहब कब देंगे, वह आधार पूछा जाता है। तो 4 आधार बताया गया है। पहला, अगर वह व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, बताते हैं हम, अरेस्ट हो जाता है, चारों हम बताएंगे। फिर दूसरा, निश्चित मृत्यु, निश्चित मृत्यु यानी कि एसपी को ये विश्वास हो जाता है पूर्ण रूप से कि जो भगोड़ा था अब क्या हो गया है, मर गया है। तीसरा, जब सभी मुख्य साक्षियों की मृत्यु, पहले दो समझ लीजिए भाई, क्योंकि तीसरा आपका, तीसरा भी बताते हैं, पहले दो समझ लीजिए उसके बाद तीसरा चौथा, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा और अच्छे से बताना पड़ेगा को रिलेट करके। तो पहले तो दो समझ लिया जाए। तो कितने आधारों पर, पहला ये जानिए कितने आधार दिए गए हैं जहाँ की एसपी साहब भगोड़े भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर से नाम निकालने का आदेश दे सकते हैं, रट कर जाएगा। कितने आधार, 4। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है मॉडल पहले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधार भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर से नाम निकलवाने के लिए माने सही है। तो 4 आधार में से 3 अगर दे, उपर्युक्त सभी दे, तो 99% चांस क्या है, उपर्युक्त सभी। लेकिन क्वेश्चन देखिए आपका कैसे फंसाता है, सीधे तो सभी कर ले जाएंगे। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधार भगोड़े रजिस्टर से भगोड़े अपराधियों का नाम निकालने का आदेश देने से के लिए सही नहीं है या गलत है या सही नहीं है। तो उसमें जो आपको देखना है 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन आपका पैरा 220 वाला रहेगा और एक ऑप्शन कहाँ रहेगा, बाहर। तो देख दो हम उदाहरण बताते हैं, पहले पूरी तरह बेरेक्ट हो जाए, उसके बाद 2-3 मॉडल हम भी बताते हैं और उस मॉडल में आप खुद बताइएगा कि कौन आपका ऑप्शन गलत है, मैंने कौन सा ऑप्शन उसमें गलत है। लेकिन एक एक बताया जाए, कब आपका एसपी आदेशित करेंगे कि इस रजिस्टर से भगोड़े अपराधी का नाम निकाला जाए। तो पहला ये है कि अगर ऐसा भगोड़ा अपराधी गिरफ्तार हो जाता है, तो सही बात है भाई, अपराध करके भागा था और जब गिरफ्तार हो गया तो कोई मतलब नहीं है उस रजिस्टर से उसका नाम क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। तो पहला क्या हो गया, गिरफ्तारी। दूसरा हो गया निश्चित मृत्यु। निश्चित मृत्यु मतलब कि एसपी साहब को यह विश्वास हो गया कि जो भगोड़ा या फरार अपराधी था वह अब निश्चित तौर पर क्या हो गया है, तो जब मर गया है
तो न्यायालय में लाया नहीं जा सकता, न मुकदमा चलेगा, तो लिस्ट से नाम आपका क्या किया जाए, रखा जाए कि निकाल दिया जाए? निकाल दिया जाए। क्या मतलब भाई, जब मर गया तो रजिस्टर से नाम भी मार दिया जाए, निकाल दिया जाए। तीसरा और चौथा महत्वपूर्ण है टेक्निकल कोच, देखिए, जब सभी मुख्य साक्षियों के मृत्यु या लापता होने के कारण सीआरपीसी की धारा 299 के अंतर्गत कार्यवाहियों के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से भगोड़े अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य सफलतापूर्वक अभियोजन के लिए अपर्याप्त पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आपका उस फरार अपराधी के विरुद्ध जितने मुख्य मुख्य गवाह थे, वे गवाह या तो अब मर गए हैं या लापता हो गए हैं। या तो मर गए हैं गवाह मुख्य मुख्य, या क्या हो गए हैं, लापता। और 299 के तहत सीआरपीसी आपका कार्यवाही की गई, लेकिन साक्ष्य क्या मिला, पर्याप्त की अपर्याप्त, यानी कि साक्ष्य ज़्यादा मिला कि कम मिला, कम। तो कम मिला तो सजा पाएगा नहीं, तो अतः ऐसी दशा में इसका नाम अपराध भगोड़े रजिस्टर से क्या किया जाए, निकाला जाए। फिर एक बार देखिए 299 फिर बताना पड़ेगा, लेकिन पहले बेरेट की भाषा समझिए। किसी ए एक भगोड़ा अपराधी था। ए के विरुद्ध जो भी मुख्य विटनेस या साक्षी या गवाह थे, वे सभी मर गए या लापता हो गए, और 299 के तहत कार्यवाही की गई, लेकिन अभियोजन पर्याप्त साक्ष्य दे पाया कि नहीं दे पाया, नहीं दे पाया, तो एसपी साहब ये आदेश दे सकते हैं कि आपका इनका नाम रजिस्टर से क्या की कर दिया जाए, काटा जाए। तो अब आपको सीआरपीसी की धारा 299 भी देखनी है। ये पिछली बार आपका बिहार जे के इंटरव्यू में भी पूछी गई थी कि सीआरपीसी की धारा 299 क्या है। तो फिर एक बार समझिए भाई, अगर कोई अपराधी फरार हो गया है और जल्दी गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय आपका जो उसके खिलाफ साक्ष्य हैं और जो गवाह हैं, उनकी गवाही ले सकता है, भले ही वह क्या हो, फरार। यानी कि मुख्य रूप से यही है कि अगर कोई अपराधी फरार हो गया है और जल्द गिरफ्तार होने की संभावना न हो, तो ऐसे फरार व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी न्यायालय उसके खिलाफ क्या ले सकता है, एविडेंस या साक्ष्य ले सकता है। तो भाई फरार हो गया है और मुख्य गवाह भी मर गए, लापता हो गए, न्यायालय साक्ष्य लिया, लेकिन साक्ष्य अपर्याप्त मिला कि पर्याप्त, अपर्याप्त, तो भाई आपका कोई मतलब नहीं है, दंड मिलेगा नहीं। तो ऐसी दशा में नाम भी क्या करेंगे, एसपी साहबा दे देकर काट देंगे। अगला देखिए, चौथा भी काफी महत्वपूर्ण है। भगोड़े अपराधी के जीवित होने के विषय में अंतिम बार सुने जाने के बाद, जब वर्ग क के भगोड़ों के मामले में 30 वर्ष का समय और वर्ग ख के भगोड़े के मामले में 5 वर्ष का समय क्या हो गया हो, बीत गया हो। यानी कि कोई व्यक्ति फरार हो गया था और अगर वह वर्ग ए में आता है, तो फिर याद रखिए वर्ग ए या क में कौन फरार अपराधी आएंगे, जिनका नाम पता ज्ञात हो कि अज्ञात। तो इसमें कितना दिन पहले से नहीं सुना गया है, 30 साल। कितना दिन, तो भाई 30 साल बाद नाम निकालने का कौन आदेश देगा, एसपी। और वर्ग ख में आता है, तो कितने दिन पहले से उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है, 5 साल।
तो वर्ग ख में अब रटिए कौन आएगा जिसका नाम पता ज्ञात हो कि अज्ञात अज्ञात हो। तो ज्ञात के मामले में कितने साल तक न सुना गया हो 30, और अज्ञात के मामले में 5। यहीं फंसाएगा, सब में 30 न मार दीजिएगा 5। वर्ग ए के मामले में कितने साल से न सुना गया हो 30 साल, वर्ग बी के मामले में पिछले 5 साल। अब इसको थोड़ा बहुत साक्ष्य अधिनियम से जोड़ा जाता है, आपका साक्ष्य अधिनियम से थोड़ा बहुत जोड़कर पढ़ा जाता है। सेम नियम नहीं है, मैं बता दूं अंतर है। साक्ष्य अधिनियम की 2 धाराएं पढ़नी है, 107 और 108। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107 हल्का सा देखिएगा, 108 देखिएगा, और लगातार क्वेश्चन कंपटीशन में बन रहा है। 107 में जीवित होने की उपधारणा तो कितने साल पहले सुना गया है, तो ये माना जाएगा कि आज भी जीवित हैं साक्ष्य अधिनियम के तहत 30 साल, यानी कितने साल पहले सुना गया है 30 साल। और 108 में सिविल डेथ, दीवानी मृत्यु, कानूनी मृत्यु की बात की गई है, तो कितने दिन से नहीं सुना गया है, तो माना जाएगा कि मर गया 7 साल। तो मृत्यु की उपधारणा की जाएगी कि मृत्यु के समय की, तो मृत्यु के समय की नहीं, किसकी केवल। और एक केस कम से कम याद रखिएगा, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, किससे रिलेटेड हैं, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 तथा 108। लेकिन आपका पुलिस एक्ट में अलग है भाई, कितने दिन पहले नहीं सुना गया है, तो वर्ग ए में आता है तो कितने दिन पहले नहीं सुना गया 30, और वर्ग बी में आता है तो 5 साल। अब साक्ष्य अधिनियम न जोड़ दीजिएगा जबरदस्ती सब। मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, इस केस में ये फिर बता दे रहे हैं, ये केस 107 और 108 एविडेंस पर आधारित हैं। इस केस में ये कहा गया कि न्यायालय केवल मृत्यु की उपधारणा करेगा, मृत्यु के समय की नहीं। कब ये मरा, किस दिन मरा, आप अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, साबित। ये नहीं कि किस दिन मरा ये अनुमान नहीं लगाएगा न्यायालय, बस आप दिखाए कि पिछले 7 साल से उन लोगों ने कुछ नहीं सुना, जो सुनते यदि वह जीवित रहता तो न्यायालय एक अनुमान लगा सकता है कि यह व्यक्ति अब क्या हो गया होगा, मर गया होगा, भले वो मरा हो या न। इसको सिविल डेथ कहते हैं। कानूनी मृत्यु, जैसे मोदी जी हैं, 2 साल चले गए हिमालय, 2 साल तक पता नहीं था, अगर यहीं 7 साल बीत जाता तो कानून मान लेता कि मर गए हैं, भले कंदराओं में रहते, लेकिन 2 साल बाद वापस आ गए। यानी कि यहीं कही जाती हैं किस्मत, किस्मत में लिखा है पीएम बनना, तो दिमाग घूम गया, और दिमाग घूमा तो क्या हो गए, वापस। तो वो तो अलग बात है भाई। अगला देखिए आपका, यहाँ जो क्वेश्चन का एक मॉडल देखना है, निम्नलिखित में से किस आधार पर भगोड़े अपराधी रजिस्टर से नाम काटने का आदेश नहीं दिया जा सकता, नहीं पकड़िएगा। तो पहला हम बता रहे हैं, ऐसे भगोड़ा की गिरफ्तारी होने पर सही है, काटा जा सकता है। दूसरा निश्चित मृत्यु। तीसरा आपका 30 साल पहले से नहीं सुना गया है और 20 साल पहले से नहीं सुना गया है, तो कौन गलत है। हाँ, अब यहीं वर्ग क के मामले में 30 साल और वर्ग ख के मामले में 5 साल। तो हो सकता है कि अंदर जाकर वर्ग वाइज दे दे कि वर्ग ए के मामले में 20 साल, वर्ग ए के मामले में 30 साल, तो कौन इसमें गलत है, 20 साल वाला, क्योंकि कितने दिन पहले ना सुना गया हो 30 साल, 20 साल नहीं। भाई ये पैरा 221 देखा जाए, पैरा 221 के तहत आपका भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकालने का जिलाधिकारी यानी कि डीएम या जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकार, यानी कि एसपी साहब निकालते हैं
तो पैरा याद रखिएगा 220, और कुछ दशाओं में डीएम साहब भी निकाल सकते हैं। तो पैरा कौन सा लागू होगा? 221 पूछा गया है। ये देखिए, जिला मजिस्ट्रेट जब कभी यह विचार करे कि अपराध के महत्वहीन होने के कारण भगोड़े अपराधी की तलाश जारी रखना अनावश्यक है, तो वह अपने जिले में विचारण योग्य किसी अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का आदेश दे सकता है। यद्यपि पूर्व पैराग्राफ में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएम साहब यानी कि जिला मजिस्ट्रेट आपका भगोड़े रजिस्टर से भगोड़े अपराधियों का नाम निकालने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन कब दे सकते हैं? जब उनका विचार है कि ये जो अपराध हैं, ये वर्तमान समय में किसी महत्व का नहीं है, यानी कि ये अपराध अब क्या हो गए हैं? महत्वहीन। और आपका जो 220 में शर्तें हैं, उनकी पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि डीएम अगर उचित समझें तो अपराध के महत्वहीन होने के आधार पर रजिस्टर से भगोड़े लोगों का नाम क्या कर सकते हैं? निकालने का आदेश दे सकते हैं। किंतु प्रतिबंध यह है कि वह ऐसे किसी अपराधी का नाम नहीं निकालेगा जिसका अपराध अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यानी कि एक प्रतिबंध लग गया। अगर अपराध करके भागा है और अपराधी ऐसा ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण किसके द्वारा किया जाना है? कोर्ट ऑफ सेशन। तो डीएम को पावर नहीं है कि ऐसे अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का क्या दे दें। एसपी को है जब शर्तें पूरी हो, आपका पैरा 220 में। लेकिन डीएम पर कुछ ज़्यादातर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध। पूरा हक नहीं। अगला देखिए, जिला मजिस्ट्रेट वर्ष में एक बार या तो पुलिस थानों के निरीक्षण के संबंध में अथवा भगोड़े अपराधियों की सूची की परीक्षा करते समय यह विचार करेगा कि क्या कोई नाम निकाल दिया जाना चाहिए। जब अपराधी का नाम जिला मजिस्ट्रेट या एसपी द्वारा निकाल दिया गया हो, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना शिकायत से अन्यथा उसी अपराध के लिए अभियोजित न किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरा 220 के तहत किसी अपराधी का नाम आपका इस रजिस्टर से यानी कि भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर से निकाल दिया गया एसपी के आदेश से, या 221 पैरा के तहत डीएम के आदेश से किसी भगोड़े अपराधी का नाम क्या किया गया? निकाल दिया गया, तो उसी अपराध के लिए उस पर पुनः मुकदमा सामान्यतः नहीं चलेगा। लेकिन कब चलेगा? जब कौन अनुमति दे दे, कौन स्वीकृति दे दे? एसपी की डीएम। डीएम स्पष्ट लिखा है, किसकी स्वीकृति से? आपका डीएम की। यानी कि दोबारा उसी अपराध के लिए मुकदमा अब तभी चलेगा जब जिला मजिस्ट्रेट क्या कर दें इसके लिए? स्वीकृति। अगला देखिए, पैरा 222, भगोड़े अपराधी का नाम मफरूर रजिस्टर में अभिलिखित करना। तो आपका ये भी कम पूछा जाता है, छोड़ देंगे, अभिलिखित करना। अब आइए आपका अध्याय 20 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका दुष्चरित्रों यानी कि आपका बैड करेक्टर वाले यानी कि खराब आचरण वाले बुरे चरित्र वालों का रजिस्ट्रीकरण और निगरानी। यानी कि समाज में जो भी लोग बैड करेक्टर के हैं, बुरे चरित्र के हैं, थाने में उनका भी रजिस्टर रखा जाएगा कि इस थाने के अंतर्गत कौन कौन बैड करेक्टर दुष्चरित्र वाले हैं,
बुरे आचरण वाले हैं और उनकी निगरानी की जाएगी, यानी कि पुलिस उन पर सदैव क्या रखेगी, नज़र। तो भाई आपका रजिस्टर मेंटेन करना है और रजिस्टर के बाद निगरानी कैसे होगी ये देखना है। याद रखिए भाई आपका माने बैड करेक्टर वालों का रजिस्टर और उनका सर्विलांस माने निगरानी की जाएगी, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। तो बैड करेक्टर पहले देखा जाए भाई आपका किसका करेक्टर या चरित्र उत्तम है और किसका बुरा। तो पहले चरित्र पर आया जाए। जहाँ तक करेक्टर की बात है, करेक्टर आपका दिखाई नहीं देता, बल्कि समाज में लोग इसका अनुभव करते हैं। और ऐसी दशा में जो करेक्टर होता है वह फिजिकल फैक्ट न होकर मेंटल फैक्ट होता है, एक मानसिक दशा होती है। ये आपका सामान्यतः व्यक्ति के आचरण, हाव भाव, चाल चलन से उसके करेक्टर का अनुमान ज़्यादातर लगाया जाता है। तो आइए देखा जाए। जहाँ तक चरित्र की बात है, चरित्र के बारे में तमाम नियम कायदे हैं। अगर चरित्र पर लांछन लगाया जाता है तो ये मानहानि का अपराध होता है और अपकृत्य भी होता है। तो करेक्टर पर अटैक करेंगे तो कौन सा अपकृत्य हो गया, आपका डिफेमेशन या मानहानि पहला। दूसरा, करेक्टर को साक्ष्य में सुसंगत बनाया गया है। आपका बिहार मेंस में भी इस बार पूछा गया था। एविडेंस की धारा 52 से लेकर 55। चरित्र कहाँ सुसंगत है साक्ष्य में, क्या चरित्र को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। किस धारा से किस धारा में, 52 से लेकर कहाँ तक, आपका 55। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दुराचार की शिकार महिला है उसका जो करेक्टर है, क्या उस बारे में भी साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं। आपका बिहार एपीओ में ये क्वेश्चन बना भी था कि 2018 में फिर एक बार संशोधन किया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के परंतुक में। 2013 में किया गया, 2005 में किया गया, फिर आपका 2018 में किया गया, यानी कि 3 बार संशोधन किया गया। एक आपका किया गया वेश्या के मामले में, दूसरा पूर्व चरित्र के मामले में और तीसरा आपका जो 2018 में किया गया बालकों के मामले में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका तमाम कानून भाई बदले गए हैं। निर्भया कांड के बाद तमाम कानूनों में बदलाव लाया गया है। महिला के पूर्व करेक्टर का के बारे में अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उतना बहुत लंबा चल जाएगा, लेकिन हमें जानना है बैड करेक्टर और गुड करेक्टर। अगर बैड करेक्टर हैं तो पुलिस ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएगी और क्या करेगी, उनकी निगरानी। और गुड करेक्टर हैं तो सम्मान के व्यक्ति क्या होता है, हकदार। अब करेक्ट जिसका करेक्टर, हाँ, अगर मानहानि का मुकदमा किया जाता है तो करेक्टर हाई रहेगा तो मुआवजा ज़्यादा मिलेगा, और करेक्टर लो रहेगा तो मुआवजा क्या मिलेगा, कम। का चरित्र पर, जैसे कि उदाहरण के रूप में राखी सावंत जी का उदाहरण दिया जाता है, सुनिए ना आप। मैं न जानते हो तो भाई बता दीजिए। वैसे भी सोशल मीडिया से अगर आप अटैच हैं, मोबाइल वोबाइल चलाती हैं, तो आज जाकर न सुनी हो तो राखी सावंत का मुजराई डांस सर्च करिएगा। कौन सा डांस? हाँ। हाँ भाई, मान के चलिए कोई न देखा हो तो आपका यूट्यूब पर सब सर्च करिएगा राखी सावंत का। या ज़्यादा दिक्कत हो तो सपना चौधरी कर लीजिए। क्या दिक्कत है। इतना प्रसिद्ध है कि बिहार में गई आपका मैंने फंक्शन करने तो एक दो लोग मर गए। यानी कि मर गए मतलब इतना भीड़ लग गई
आशा थी 25,000, जुट गए 50,000 और उसी में दबक कर क्या हो गए, मर गए और शो बंद करना पड़ा। तो अब इस समय आपका ऑफलाइन कम और ऑनलाइन शो क्या करती हैं ज़्यादा। तो राखी सावंत देखिए आपका, राखी दिग्विजय सिंह ने राखी सावंत के ऊपर कुछ कमेंट किया था, तो राखी सावंत ने 50 करोड़ मुआवजे की मांग के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये निकम्मा खुद ही कैरेक्टरलेस है और हमारे कैरेक्टर पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। इस निकम्मे से कितना दिलवाया जाए, 50 करोड़ हमें मुआवजा, क्योंकि हमारा चरित्र हाई लेवल का है। तो अब देखिए इसी में कैरेक्टर काम करता है। अगर आपका राखी सावंत ये दिखाती हैं, ये दिखाएंगी कि हमारा चरित्र उच्च लेवल का है, मुआवजा ज़्यादा मिले, तो दिग्विजय सिंह भी दिखाएंगे कि ये लो कैरेक्टर की है, एक पैसा हम नहीं देंगे। अब अंत में न्यायालय निर्धारित करे कि किसका कैरेक्टर कितना है, उस हिसाब से क्या डिसाइड होता है मुआवजा। तो ये आपका कह सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, आपका धारा 12 एविडेंस की काम करेगी और 55 दो धाराएं एक साथ पढ़ना है। कौन कौन? साक्ष्य अधिनियम की पुराने लोगों के लिए 12 और कौन 55 एक साथ पढ़ा जाता है। आगे देखिए भाई, अब बैड करेक्टर जो है इनका रजिस्टर होता है, यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। देखिए आपका पैरा, ये अध्याय 20 हम शुरू कर रहे हैं, पैरा 223 से लेकर आपका नहीं अधिक है, 236 अधिक है, दुष्चरित्र ही ज़्यादा आएंगे ना। 200 आपका 76 तक है भाई, यानी कि 223 से लेकर 276। इधर से आपका प्री में एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। अब कौन क्वेश्चन बनता है किस मॉडल से, आपका देखिए दो और मेन चैप्टर बचे हैं, ये 3-4 चैप्टर। एक अकाल के समय आपका पुलिस का कार्य पूछा जाता है, दूसरा आपका हिस्ट्री सीट कैसे तैयार की जाती है, और तीसरा बैड करेक्टर वाले लोग। ये 3 आपका जो चैप्टर हैं, अब इधर से एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका अकाल में क्या क्या पुलिस करेगी, दूसरा आपका बैड या बुरे चरित्र वाले लोग, और तीसरा आपका हिस्ट्री सीट, मतलब कि पूर्व इतिहास जो अपराध किया है। अभी 3 चैप्टर मुख्य बचे हैं, उसमें से एक चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आपका बैड करेक्टर वाला। देखिए भाई करेक्टर की भी बता दिया जाए, जो चरित्र हैं उसमें क्या शामिल है, तो आपका स्वभाव और ख्याति पूछा गया है। करेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि करेक्टर का मतलब होता है ख्याति और स्वभाव, यही बताएंगे कि हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। ये आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 का स्पष्टीकरण बता रहा है, अपने मन से हम नहीं। यानी कि करेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो साधारण ख्याति तथा क्या स्वभाव। एक और क्वेश्चन तब आपका, आपका चरित्र और सील में अंतर होता है, भले कानून न हो लेकिन ऐसे होता है। चरित्र और सील में अंतर होता है। चरित्र वह होता है व्यक्ति का जो समाज जानता है, और करेक्टर वह होता है, नहीं सील वह होता है जो वह स्वयं जानता है, समाज उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। जैसे कि चुनाव है तो एक नेताजी पर ही चला जाए, एक मान लीजिए नेताजी हैं, रात में वेश्यालय जाते हैं और दिन में सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर लोगों से वोट मांगते हैं, लोग उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, ये उनका चरित्र है। लेकिन वास्तविकता जो है वह वेश्यालय रात में जाते हैं, वह उनका सील है, कोई समाज का जानता। भाई सील और चरित्र में हल्का सा क्या है, सील मतलब वास्तविकता और चरित्र मतलब जो जो कौन जानता है, सोसाइटी।
तो आगे बढ़ा जाए बैड कैरेक्टर वालों को। देखिए आपका पैरा 223 से शुरू करिए। तो अब ग्राम अपराध नोटबुक। ग्राम अपराध नोटबुक प्रत्येक थाने में रखा हुआ गोपनीय अभिलेख है और हल्का में प्रत्येक ग्राम के अपराध और अपराधियों के विषय में सूचना रखता है। यानी कि हल्का मतलब उस इलाके में प्रत्येक ग्राम के अपराध माने कौन कौन अपराध इस गांव में होते हैं और अपराधियों यानी कि इस गांव के कौन कौन लोग हमेशा आदतन क्या करते हैं, अपराध करते रहते हैं, ये ग्राम अपराध नोटबुक में क्या रहेगा, दर्ज। अगला देखिए, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यानी कि दरोगा जी, एसएचओ कहिए, थाना प्रभारी इसकी सुरक्षित अभिरक्षा और अंतर विषयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। नगर तथा कस्बे जो एक नोटबुक के लिए बहुत बड़े हैं, वहाँ प्रत्येक मोहल्ला या अन्य क्षेत्र के लिए अलग नोटबुक होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर एक कॉपी पर ना आए तो अलग अलग गांव के लिए क्या बना दीजिए, अलग अलग कॉपी। कौन कौन अपराध इस गांव में अमूमन होते हैं और कौन कौन लोग करते हैं, उसमें उनका क्या लिखा जाएगा, लिस्ट। भाई किस में लिखा जाएगा, ग्राम अपराध नोट बुक में। अगला देखिए, इसमें जो आपका कितने स्तंभ होते हैं, तो आपका जो स्तंभ पूछा जाता है, तो देखिए आपका ये भी महत्वपूर्ण है कि इस रजिस्टर में आपका कितने भाग होते हैं और उन भागों में क्या लिखा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। तो इस रजिस्टर में कुल 6 भाग होते हैं और 6 भागों में आपका क्या क्या लिखा जाएगा और हिस्ट्री सीटरों का नाम किस भाग में रहेगा, यानी कि जो आपका माने हिस्ट्री सीटर हैं उनका भी नाम पूछा जाता है। तो देखिए अब आगे आगे पैरा आपका फिर एक बार याद रखिए भाई, कितने भाग होते हैं इस रजिस्टर में, 6। इस रजिस्टर में ग्राम अपराध नोट बुक, यही थोड़ा कठिन है, हिस्ट्री शीट नाम हम दर्ज किया जाएगा। देखिए इसको लिखवाते समय अलग अलग भाग कर देंगे। भाग 1 में क्या रहेगा, जनसंख्या इत्यादि का विवरण। और समझिए पैरा 224 अब चल रहा है, पैरा कौन सा, 224। देखिए प्रथम भाग में जनसंख्या की विशिष्टियाँ, दूरस्थ गांव कौन कौन है, राजस्व बाजार के दिन यानी कि किस किस दिन राजस्व बाजार लगता है, उस गांव की मुख्य जातियां माने मुख्य जातियां, जनजातियां, मुखिया का नाम, मुख्य भूस्वामी यानी कि जमीन के मेन मालिक, अन्य प्रधान व्यक्ति तथा गांव के चौकीदारों का नाम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाग 1 में आपका क्या दर्ज किया जाएगा, यानी कि ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1 में क्या दर्ज होगा, तो जनसंख्या, दूर दूर कौन गांव है, बाजार के दिन लगते हैं, उस इलाके में मुख्य जातियां, जनजातियां कौन हैं, कौन से लोग मुख्य मुख्य भूस्वामी या लैंड ओनर हैं। इसके बाद आपका प्रधान गांव का कौन है और किस गांव का गांव कौन ग्राम चौकीदार हैं, ये किस भाग में लिखा जाता है, पहले भाग फर्स्ट में। याद रखिएगा, अब 6 भाग याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। भाग 2 देखिए, भाग 2 में संज्ञेय अपराधों की विशिष्टियाँ यानी कि आपका संज्ञेय तथा पुलिस को रिपोर्ट किए गए अपराध आईपीसी और अन्य विधियों के तहत आपका मुख्य मुख्य जो अपराध हैं उन अपराधों का उल्लेख किया जाएगा। यानी कि आपका कुल मिलाकर आपका ये आया कि स्तंभ 2 भाग 2 में किसका उल्लेख किया जाएगा, तो कुछ मुख्य मुख्य कैसे अपराध, संज्ञेय की असंज्ञेय, संज्ञेय। भाई किस कैसे अपराध,
कांग्निजेबुल या गंभीर। भाग 3 आइए। जहाँ तक भाग 3 की बात है, भाग 3 में दोष सिद्धियाँ ये पूछा गया भाई। भाग 3 कि भाग 3 में यानी कि ग्राम अपराध नोटबुक के पार्ट 3 में क्या दर्ज किया जाएगा, तो दोष सिद्धियाँ यानी कि सजायावी का मतलब कि जो लोग उस गांव के सजायाफ्ता हैं यानी कि सजा पाए हैं, किसके द्वारा, कोर्ट द्वारा। देखिए भाग 3 में ग्राम के समस्त निवासियों के विवरण अंकित किए जाएंगे जो निम्नलिखित में से किसी अपराध के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए हैं। यानी कि आपका दोष सिद्ध मतलब न्यायालय ने कम से कम एक बार इन्हें क्या किया है, आपका सजा दी है। देखिए इसमें जो पूछा जाता है, फिर एक बार देखिए भाग 3 में आपका क्या दिखाया जाएगा, तो भाग 3 में आपका कह सकते हैं कि आपका पूर्व दोष सिद्ध व्यक्तियों का नाम जो प्रायर कन्विक्ट हुए हैं यानी कि पूर्व दोष सिद्ध हुए हैं, यानी कि पहले कम से कम एक बार क्या पा चुके हैं, सजा। फिर एक बार समझिए भाई, ग्राम अपराध नोटबुक के पार्ट 3 में क्या लिखा जाता है, तो सजायाफ्ता व्यक्तियों का नाम यानी कि उस गांव के कौन कौन लोग हैं जो सजा पाए हैं, सभी अपराधों में नहीं, वो लिस्ट दिया गया वो नहीं पढ़ना है। यानी कि कुछ गंभीर अपराधों में गांव के कौन किन किन लोगों को न्यायालय द्वारा सजा दी गई है, उन लोगों का नाम लिखा जाएगा कि ये व्यक्ति हैं, पिता का नाम ये है, इस गांव का है और इस अपराध के लिए कोर्ट द्वारा क्या पा चुका है, यानी कि सजा याफ्ता व्यक्तियों के क्या नाम, दोष सिद्ध व्यक्ति किस भाग में लिखा जाएगा। फिर एक बार भाग तैयार करिए, भूलता बहुत ज़्यादा है। भाग 1 में जनसंख्या इत्यादि, भाग 2 में कौन से अपराध, जनसंख्या संज्ञे, भाग 3 में पूर्व दोष सिद्ध व्यक्तियों के नाम। भाग 4 आइए। भाग 4 में धार्मिक त्योहार और विवाद, यानी कि भाग 4 में धार्मिक त्योहार कब कब गांव में, किस गांव में कौन मनाया जाता है, विवाद, संपत्ति को लेकर विवाद, दल संबंधी विवाद, और आपका माने रेलवे नहर या टेलीग्राफ को प्रभावित करने वाले कौन से अपराधी जनजाति इस गांव में उपस्थित हैं, आपका पशु चोरी या संगठित अपराध करते हैं कौन कौन, जैसे कि पशु चोरी इत्यादि, आपका गैंग में कौन काम करता है, तो ये सब आपका किस में दर्ज रहेगा, भाग 4 में। लेकिन मुख्य रूप से भाग 5 और भाग 6 महत्वपूर्ण है, यानी कि जो अब तक क्वेश्चन बना है आपका भाग 3 से क्वेश्चन बना सजा याफ्ता, फिर भाग 5 से बना है भाग 6 से। अब आइए हिस्ट्री शीट्स आपका, यानी कि आपका पैरा 228 आ गया। भाग 5 में क्या लिखा जाए, हिस्ट्री शीट रहेगी। क्वेश्चन ये बनता है कि हिस्ट्री शीट आपका ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में दी गई है, तो भाग 1 में क्या है आपका जनसंख्या, भाग 2 में संज्ञेय अपराध, भाग 3 में पूर्व सजा व्यक्ति, भाग 4 में विवाद और त्यौहार इत्यादि, या कौन गैंग बनाकर काम करता है, और हिस्ट्री शीट या इतिवृत्तक पत्र या दुष्चरित्र शीट, आपका दुष्चरित्र पंजिका कहाँ है, भाग 5 में। भाग 5 में देखिए यही आपका, फिर क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है भाई। क्वेश्चन बना है कि हिस्ट्री शीट का कितना वर्ग होता है, 2, वर्ग ए और वर्ग बी। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहिए। फिर बताइए फरार अपराधियों का कितना वर्ग बताया गया, 2।
वर्ग ए और वर्ग बी। तो हिस्ट्री शीट कितने वर्ग में होती हैं? 2, वर्ग ए और वर्ग बी। अब किन व्यक्तियों का नाम जो बैड कैरेक्टर के हैं वर्ग ए में रखा जाए, किनका नाम वर्ग बी में रखा जाए, किन पर ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है, किन पर कम है, ये पूछा जाता है। तो देखिए आपका भाई थोड़ा कठिन है, इधर थोड़ा प्रयास करिए, अस्थिर से बताया जा रहा है, 2 बार बताया जा रहा है, प्रयास करिए समझने का भी। देखिए आपका पैरा 228 देखिए, भाग 5 हिस्ट्री शीट, भाग 5 में इतिवृत्त पत्रक यानी कि हिस्ट्री शीट आते हैं। ये निगरानी के अंतर्गत अपराधियों के व्यक्तिगत अभिलेख हैं। हिस्ट्री शीट उन व्यक्तियों के लिए खोलना चाहिए जो आदतन अपराधी हैं, यानी कि हैबिचुअल अफेंडर हैं, यानी कि आपका हमेशा वो लोग क्या करते रहते हैं, अपराधी यानी कि आभ्यासिक अपराधी हैं, उनके लिए क्या खोलना चाहिए, हिस्ट्री शीट। और ऐसे अपराधियों के प्रेरक हैं जो आदतन अपराधियों को क्या करते हैं, प्रेरक मतलब क्या, उकसा देते हैं कि जाओ जाओ अपराध करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, यही मौका है आपका, यही मौका है, इसी पर क्या मारो। 2-4 बार कर चुके हो और आप जैसे अधिवक्ता जमानत भी करा चुके हैं, तो जाओ फिर से कर दो। वकील साहब को कुछ दे देना, पनौती दे देना, कुछ अदरौना दे देना, समझ रहे हैं ना, यानी कि कुछ धन दे देना, और वकील साहब छल बल कल करके या हल्ला करके कोर्ट में क्या दिलवा देंगे, 2-4 माह बाद फिर आ जाओगे, फिर जाना 2-4 माह बाद, क्योंकि तुम्हारा घर ही कहाँ है, जेल, तो आते जाते रहना। भाई अपराधी यही तो करते हैं। भाई बड़े बड़े अपराधियों को बचाने का काम अधिवक्ता साहब भी करते हैं। पूरी अधिवक्ताओं की फौज लगी रहती है और बहुत पैसा भी लेते हैं, यानी कि अपराधियों से क्या करते हैं, बहुत पैसा चूसते हैं। आपका जैसे कि आपका मान लीजिए आपका शाहरुख खां का बेटा था आर्यन खां, और आपका गिरफ्तार हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट से वकील बुलाए गए, कई लाख लिए होंगे, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब कितना लिए, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, जल्दी गुप्त रूप से दिया गया। लेकिन ये हैं भाई वकील थे, अपना तर्क की क्षमता रखते हैं, और लाजवाब तर्क दिए थे हाई कोर्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा लिए तो क्या किए, काम भी। इसीलिए कहा जाता है कि जो आर्गुमेंट की कला रहती है, बहस की कला जितना तेज रहेगी, उतना ही आप भविष्य में अच्छे वक्ता और अधिवक्ता बनेंगे। इसीलिए ज़्यादातर अधिवक्ता नेता परेता बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं चाहे लालू यादव जी हों, चाहे बहुत ज़्यादा लोग जो नेता हैं, वह अधिवक्ता होकर क्या बने हैं, नेता। बहुत ज़्यादा लोग, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, पंडित महात्मा गांधी हो, ये सब क्या थे, आपका अधिवक्ता ही थे, तभी तो अधिकार जाने, तो अधिकार के उल्लंघन होने पर कोर्ट में क्या किए, लड़े। भाई अधिकार जानेंगे नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से। अगला देखिए भाई आपका, फिर एक बार देखिए भाग 5 में हिस्ट्री शीट आते हैं। हिस्ट्री शीट व्यक्ति कौन है जो निगरानी के अंतर्गत अपराधियों के व्यक्तिगत अभिलेख हैं, यानी कि किन पर सर्विलांस या निगरानी की जानी चाहिए। अगला देखिए, हिस्ट्री शीट उन व्यक्तियों के लिए खोलना चाहिए जो एक बार अपराध किए हैं कि हैबिचुअल या आभ्यासिक हैं। आभ्यासिक माने क्या, आदतन, यानी कि कुत्ते की दुम, न समझ में आए तो यहाँ समझिए। जैसे कुत्ते की दुम है, अगर टेढ़ी है, दीवार में चुनवा दीजिए, 2 साल बाद निकालिए तो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, सीधा नहीं हो सकती। वैसे हैबिचुअल अपराधी हैं, ये फिर जाएंगे जेल, फिर आएंगे, इनका काम ही है कि अपराध दर अपराध करिए, और सीआरपीसी आगे जोड़ा जाएगा, इसमें भी आएगा 110। और हैबिचुअल अपराधी हैं तो कई धाराएं आगे हम कोरिलेट करेंगे। लेकिन ये जानिए, आदतन अपराधी
जो समाज में बार बार अपराध करने के लिए क्या है प्रसिद्ध, भले ही कभी सजा, यानी कि लगातार अपराध करता जा रहा है, किसी मामले में वह सजा, इसी को आतन अपराधी कहते हैं। अगला देखिए, अथवा जो ऐसे आदतन अपराधी के प्रेरक हैं, यानी कि हिस्ट्री शीट दो प्रकार के होंगे, तो अभी तो बताया गया हिस्ट्री शीट कितने प्रकार के, दो, एक वर्ग ए और दूसरा वर्ग बी। अब वर्ग ए में कौन आएंगे, वर्ग बी में कौन आएंगे, तो थोड़ा पहले आप फरार अपराधी फिर एक बार बताइए, क्योंकि वहीं गलती होती है। फरार अपराधियों का कितना वर्ग हुआ, दो। पहले वर्ग में कौन आएंगे, जिनका नाम पता ज्ञात है कि अज्ञात, और दूसरे में जिनका अज्ञात है। उसी प्रकार अब दिमाग हिस्ट्री सीटरों पर लगाइए, जो बुरे करेक्टर के लोग हैं, आदतन अपराधी हैं, तो इनका भी वर्ग कितना होगा, दो। यानी कि इनकी भी लिस्ट बनेगी तो दो भागों में बनेगी। एक ऐसे आदतन अपराधी हैबिचुअल अफेंडर जो वर्ग ए में रहेंगे, और एक ऐसे आदतन अपराधी जो किस वर्ग में रहेंगे कैटेगरी में, आपका बी में या ख में। तो वर्ग ए में कौन आएंगे, वर्ग बी में। अब देखिए यही आपका समस्या है, पहले आगे तक कंसेप्ट थोड़ा बहुत बना लिया जाए तब बैरक शुरू किया जाए। तो वर्ग ए में कौन आएगा ये डिसाइड करना है, तो वर्ग बी में कौन आएगा ये डिसाइड करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि किनकी निगरानी अनंत काल तक होगी, सर्विलांस होगा, माने देख रेख, माने पुलिस आपका देख रेख करती रहेगी, और किनकी निगरानी आपका कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए होगी। किसको, किसके नाम के आगे स्टार लगाया जाएगा, माने तारा, और किसके नाम के आगे स्टार या तारा नहीं लगाया जाएगा। स्टार लग गया नाम के आगे रजिस्टर में, तो उसका क्या मतलब होगा, स्टार नहीं लगा है तब क्या मतलब होगा, यही सब बातें। हिस्ट्री सीट खोलने के क्या नियम हैं, हिस्ट्री सीट बंद करने के नियम क्या हैं, तो हिस्ट्री सीट खोलना माने निगरानी शुरू कर देना, और हिस्ट्री सीट बंद कर देना यानी कि पुलिस द्वारा उस व्यक्ति की सर्विलांस क्या कर देना, ये न कहेगा कि नाम काट के फेंक दिया गया। भाई अगर हिस्ट्री सीट खुल गई यानी कि उनका इतिहास क्या किया कि अब खंगाला जाने लगा। तो हिस्ट्री सीट कब खोली जाती हैं, जब सरकार विरोधी की है, जैसे कि आपका मायावती जी आ जाएंगे तो आपका भाजपा और सपा के जितने बदमाश हैं इनका खोल देंगे इतिहास, और निगरानी बढ़ाकर और तमाम शुरू हो जाएगा। भाजपा आएगी तो सपा और बासपा के लोगों का खोल देगी, और सपा आएगी तो भाजपा और बासपा के लोगों का। यानी कि ये सब जो होता है क्योंकि पुलिस को करना रहता है, अतः यह शुद्ध रूप से ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ये राजनीतिक होता है। वर्तमान समय में भी देख सकते हैं भाजपा के जितने विरोधी बड़े बड़े दावेदार थे, सबका हिस्ट्री सीट खोलकर सबका मुकदमा चालू करके किसी का घर गिरवा दिया गया, किसी को जेल भेजा गया, और जैसे ही अगर आ गई सपा सरकार तो सब क्या होंगे, जेल से एक दो माह में बाहर, क्योंकि वही पुलिस अब किसकी भक्त हो जाएगी, सपा वालों की। अब तक किसकी है, भाजपा की। तो आपका देखिए आपका बदलता रहता है व्यू, ये नहीं कि आपका हिस्ट्री सीटर हो गया तो हमेशा, जैसे सरकार आती है वैसे उसके उसके ऊपर जो कार्यवाही है वह नेचर बदलता रहता है। तो आपका देखिए कौन कौन आएंगे भाई, वर्ग ए में कौन आएंगे, ध्यान से में रखिएगा। वर्ग क के हिस्ट्री सीट के अंतर्गत डकैत आएंगे, यानी कि जो क्या करते हैं, डकैती। दूसरा सेंध लगाने वाले, यानी कि सेंध लगाने वाले, हाउस ब्रेक करने वाले। हाउस ब्रेक करना मतलब गृह भेदन। बताइए महक जी, सेंध लगाना ये गांव में बोला जाता है, यहाँ इसको गृह भेदन लिखना चाहिए था। माने जो शुद्ध हिंदी है, अब सेंध लगाना कई लोग जानते ही नहीं होंगे,
यानी कि सेंध लगाना माने हाउस ब्रेक कर देना। इसको शुद्ध भाषा में कहते हैं गृह भेदन। तो बताइए गृह भेदन आपका कितने प्रकार से आईपीसी में किया जा सकता है? 6। 3 में तोड़ फोड़ कर और 3 में बिना तोड़े। तोड़ फोड़ कर 3 उदाहरण। एक तो जमीन से सुरंग खोदा, इस रूम में आ गया, तब भी गृह भेदन। दीवार फोड़ दिया और दीवार से क्या किया, घुस गया, तब भी गृह भेदन। छत फोड़ कर आ गया, तब भी क्या कहलाएगा? तो जो घरों में गांव में पहले खूब होता था, अभी भी पीछे दीवार है खेत में, तो चोर रात में आते थे, धीरे धीरे सरिया और इत्यादि से क्या बनाते थे, होल बना देते थे, और पीछे से सारा सामान बक्सा उक्सा लेकर क्या होते थे, चंपत लोग सोए रहते थे। तो इसको आपका क्या कहा जाएगा? सेंध लगाने वाले। तो वर्ग ए में कौन है विचुअल अपराधी आएंगे? जो डकैती का काम करते हैं, जो क्या लगाते हैं घरों में, सेंध लगाते हैं। पशु चोर तीसरा, जो हमेशा पशुओं की क्या करते रहते हैं, चोरी। तो पशु चोरी के मामले भी आपको बताया गया कि पशु चोरी में एफआईआर दर्ज किया जाना विवेकाधिकार है कि बाध्यकारी, और विवेचना की जाएगी कि दरोगा जी शांति से सोएंगे, की जाएगी। विवेक नहीं है, क्या है? चाहे भैंस चोरी हो या गाय या मुर्गा या मुर्गी, उससे मतलब नहीं है भाई। अगला देखिए, रेलवे मालगाड़ी डिब्बा चोर और उनके प्रेरक। तो रेलवे मालगाड़ी डिब्बा चोर, अब ये ना कह दीजिएगा कि रेलवे की डिब्बा ही चुरा लिए, इसका मतलब समझा जाता है। इसका मतलब देखिए, अब तो भाई ट्रक अथाह हो गई हैं, आपका साधन भी हो गया है, तमाम वाहन हो गए। पहले जब कोई सामान भेजा जाता था तो इतना वाहन नहीं थे। आप गांव में या पूछिएगा, कभी कभार कई घंटों बाद एक ट्रक गुजरती हुई मिलती थी। अब तो हमेशा ट्रक, हाईवे पर चले जाइए तो रात भर ट्रक चलती हैं। तो उस समय जो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था, वह ट्रेन से ही पहुंचाया जाता था, मालगाड़ी के डिब्बे में पैक करके। तो जैसे मालगाड़ी कहीं आउटर पर रुकी, स्टेशन पर रुकी, तो जो चोर होते थे वह ऊपर चढ़कर खोलकर ताला तोड़कर अनाज उनाज इत्यादि चुराते थे। और ज़्यादातर लोग कोयला चुराते थे, क्योंकि गैस तो था नहीं, तो क्या चुराते थे, कोयला। तो जो बदनाम है कोयला चुराने के लिए, लेकिन भाई इधर से नहीं, कहाँ से, रेलवे डिब्बे से, रेलवे मालगाड़ी डिब्बे से, या कोई सामान चुराते हैं लगातार, वो भी इस वर्ग में आएंगे, ए में। और इनके प्रेरक माने इनको जो उकसाते हैं कि जाओ जाओ ये काम क्या करो, करो। तो फिर बताइए वर्ग ए में कौन लोग आएंगे हिस्ट्री सीट के, रट कर जाइएगा। चलिए, पहला कौन हो गया, डकैत। दूसरा कौन होगा, गृहभेदक। तीसरा कौन, पथ चोर। और चौथा कौन होगा, रेलवे के डिब्बे से क्या चुराने वाले, सामान, है ना, आसान भाषा में। वर्ग बी हिस्ट्री सीट के अंतर्गत ऐसे परिपुष्ट और व्यवसायिक अपराधी आते हैं जो डकैती, सेंध, पथचोरी और रेलवे मालगाड़ी डिब्बों से चोरी करने वालों के अतिरिक्त हैं। तो वर्ग बी में कौन आएगा, तो जो इनसे भिन्न हो लेकिन हैबिचुअल अफेंडर हो। तो किनसे भिन्न हो, आपका डकैत, सेंध मारने वाला, पशु चोर, और रेलवे मालगाड़ी से क्या चुराना, सामान। ये वर्ग ए में, रट कर जाइएगा, किस वर्ग में, ए। और इसके अलावा जितने आदतन अपराधी हैं वह किस क्लास में रखे जाएंगे, हिस्ट्री सीट के किस वर्ग में रखे जाएंगे, बी। क्योंकि भाई समय भी 6 बज गया, नहीं तो पुलिस एक्ट ऐसा है कि हिस्ट्री सीट उठ की भाई चलता रहेगा, पता नहीं चलेगा समय का। भाई मजबूरी है कि रोका जाए, क्योंकि सीआरपीसी भी क्या करनी है, नहीं तो आपका 1 घंटा और खींचा जाता पता नहीं लगता। यानी ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि पता नहीं लगता कि कब समय बीत गया, 1.25 घंटा। और देखिए आपका,
तो हिस्ट्री शीट थोड़ा पढ़ कर आइए, अभी स्टार स्टार लगाया जाएगा और इनका निगरानी किया जाएगा। मैंने स्टार स्टार लगाना है भाई। और कैसे नाम निकाला जाता है ये भी पूछा जाता है। नाम निकालना मतलब कि काट कर फेंकना नहीं, निगरानी या सर्विलांस को क्या कर देना,